नमस्कार। तो जैसा हमने अपने पाठ की कल शुरुआत की थी, हमने जानने की एक अपने भूमिका बाँध ली थी इस पाठ की कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य में हमारे देश में किस प्रकार की व्यवस्था है। और पुराने समय में हमने थोड़ी-सी जानकारी हासिल की थी कि पुराने समय में राजाओं का चुनाव किस प्रकार से होता था, किस प्रकार अश्वमेध यज्ञ होता था। और अश्वमेध यज्ञ में राजा जो है अपने घोड़े को छोड़ता था, और उस घोड़े को रोकने का मतलब ये है जिसने ये घोड़ा रोका वो जो है युद्ध करने में उत्साहित है और युद्ध करना चाहता है। और जो राजा अपने राज्य से उस घोड़े को यथावत जाने देता, तो इसका मतलब ये है कि उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा की सत्ता को स्वीकार कर लिया है। ये हमने पिछले कल पढ़ा था। तो फिर जैसे मैंने बताया था कि आज हम वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था में राजाओं का चुनाव किस प्रकार से होता था और क्या क्या कार्य होते थे वर्ण व्यवस्था में विभिन्न वर्णों के, वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा शुरू होता है चैप्टर वर्ण। तो इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे जो वेद हैं उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और कई अन्य ग्रंथ शामिल हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें पुरोहितों ने विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किस प्रकार से होते हैं और उनके संपादन की विधियां जो है इन वेदों में बताई है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो जैसा सामाजिक असमानताएं जो है आर्थिक आधार पे वो उस समय भी मौजूद थी, ये हम इन पंक्तियों से समझ सकते हैं कि कुछ लोग इसमें निर्धन थे, कुछ लोग इसमें अमीर थे। ठीक है, तो पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। तो जैसा मैंने बताया कि पुरोहित जो है उन्होंने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि जो पहला वर्ण था वो कौन सा था, वो ब्राह्मणों का था। और उनका काम क्या था, उनका काम था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। ठीक है, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। ठीक है, दूसरा स्थान जो है शासकों का था, राजाओं का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। और उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तो क्षत्रियों का क्या काम था, लोगों की रक्षा करना और युद्ध करना उनका कार्य था। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के जो लोग थे उनको यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। तो वर्ण व्यवस्था में जो सबसे निचले पायदान पे जो था वो कौन सा वर्ण था, वो शूद्र था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान समझा गया। यहाँ पर इस पंक्ति का ये मतलब है कि जो उनके हालात थे प्राचीन समय में महिलाओं के, वो काफ़ी दयनीय थे, काफ़ी निम्न स्तर के थे। और उनमें और शूद्रों में कुछ विशेष अंतर नहीं माना जाता था। उनको जैसे शूद्रों को वेदों का अध्ययन नहीं किया जाने देता था, उसी तरह से महिलाओं को भी वेदों का अध्ययन नहीं करने दिया जाता था।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारे 4 प्रकार के वर्ण थे। समाज में उनकी क्या स्थितियां थी वो भी हमने बताई आपको। जैसे ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, साथ में ही अनुष्ठान संपन्न करना। क्षत्रियों का काम क्या था? उनका काम था लड़ाई करना और लोगों की रक्षा करना। और जो तीसरे स्थान पे थे वैश्य, उनका कार्य क्या था? उनका काम था कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार करना इत्यादि। और सबसे निचले पायदान पे शूद्र थे, उनका कार्य क्या था? उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना, वो जो उनका कार्य था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जो है वो जन्म के आधार पर होता था। तो जैसे पहले कार्यों के आधार पर उनका विभाजन हुआ, तो बाद बाद में जैसे व्यवस्था कठोर हुई तो उसमें वर्णों का निर्धारण जो है वो जन्म के आधार पर होने लगा। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। तो बाद बाद में व्यवस्था जो है जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जो वर्ण व्यवस्था है वो कठोर हो गई। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो जैसा मैंने बताया कि जैसे जैसे समय बीता तो लोग जो है इस व्यवस्था का विरोध करने लगे। उनका मानना ये था कि वर्णों का निर्धारण जो है जन्म के आधार पर करना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ राजा जो है अपने आप को पुरोहितों से भी श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि जो अनुष्ठान है संपन्न करने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। और साथ साथ में जैसे बताया गया है कि जो लोग शव दफनाते थे या जो लोग भोजन संग्राहक थे उनको अछूत माना गया। उनसे किसी प्रकार का जो है उनको छूना जो है उनको एक पाप माना जाता था। तो कई लोगों ने इस छुआछूत व्यवस्था की भी कड़ी आलोचना की। उसके बाद है हमारा जनपद। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। तो जनपद का क्या मतलब होता है बेटा? जन के बसने की जगह को हम जनपद कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं, इसको हम देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो पुरातत्वविद जो हैं जो पुरानी चीज़ों की खुदाइयाँ करते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं, उन्होंने कई बस्तियों की खुदाई की है और उनको दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा मिले हैं। तो खुदाई से इनको इन लोगों के रहन सहन के बारे में भी पता चलता है और ये उस समय कौन सी फसलें उगाते थे उस चीज़ के बारे में भी पता चलता है। जैसे ये लोग जो है उसमें प्रमुख रूप से चावल, गेहूं, धान, जौ उगाते थे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल आपके साथ फिर एक मुलाकात होगी नई वीडियो में और हम इस पार्ट को आगे इसी वीडियो से आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।